नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं और मैं हिंदी में आपको छंद से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई तकलीफ हो वीडियो से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। छंद छंद की परिभाषा पहले जान लेते हैं। जिन रचना में वर्णों और मात्राओं की विशेष व्यवस्था यति और गति के साथ हो उसे हम लोग छंद बोलते हैं। और छंद शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि पिंगल को माना जाता है। मतलब इसकी अगर खोज की बात की जाए, रचयिता की बात की जाए तो पिंगल मुनि ही हैं। छंद के भेद की बात की जाए तो छंद के 3 प्रकार के भेद हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। मतलब मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद आते हैं। अधिकतर किताबों में आपको मात्रिक छंद और वार्णिक छंद ही लिखा मिलेगा, मुक्त छंद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको मुक्त छंद बता दे रहा हूँ। और इसकी मुक्त छंद की खोज की बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसकी खोज की थी। मतलब इसकी रचयिता की है मुक्तक छंद की। और सममात्रिक छंद की बात की जाए तो इसकी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई और रूला आदि। चौपाई की बात करें तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में दीर्घ का होना दीर्घ या गुरु का होना अच्छा माना गया है। मतलब दीर्घ या गुरु मतलब दीर्घ मात्रा, ये वाली मात्रा की बात की जाए तो ये दीर्घ मात्रा होती है और एक डंडी अगर आप खींचेंगे तो ये लघु मात्रा होती है। अगर ये वाली मात्राएं आती हैं तो सममात्रिक छंदों में ये अच्छा माना गया है। और दोला की बात करें तो दोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसकी गति की बात की जाए तो 11-13 के साथ टोटल 24 मात्राएं होती हैं दोला में। अर्ध सममात्रिक छंद की बात की जाए तो अर्ध सममात्रिक छंद के प्रत्येक बार तृतीय चरण में समान मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। मतलब इसके विषम चरणों में समान मात्राएं और सम चरणों में समान मात्राएं होती हैं, जैसे दोहा और सोठा। विषम मात्रिक छंद की बात की जाए तो इसकी प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पा। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और यह विषम मात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले 2 चरण की बात की जाए तो इसमें दोहा होगा और बाद के 4 चरण में इसमें रोला होगा कुंडलिया छंद में। छप्पा की बात की जाए तो इसमें 6 चरण होते हैं और ये भी एक विषम मात्रिक छंद है छप्पा। इसके प्रथम 4 चरण में रोला होता है और अंतिम 2 चरण उलाला होता है। वार्णिक छंद की बात की जाए तो वार्णिक छंद में जिन छंदों में रचना वर्णों के आधार पर होती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं, जैसे इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा। इसका पहला वर्ण, अगर इंद्रवज्जा का पहला वर्ण गुरु होता है, मतलब इंद्रवज्जा का पहला वर्ण गुरु होता है, अगर इसे हम लोग ने लघु कर दिया तो यह उपेंद्रवज्जा बन जाता है। अगर इंद्रवज्जा का पहला वर्ण गुरु होता है और यदि इसे लघु कर दिया जाए तो यह उपेंद्रवज्जा हो जाएगा। अधिकतर ज्यादातर हमको वार्णिक और क्या कहते हैं मात्रिक छंद के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। वार्णिक छंदों से क्वेश्चन कम आता है, इसलिए आप मात्रिक छंद को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़िएगा। छंद में गणों की संख्या 8 होती है और इसके लिए एक सूत्र है इसको याद करने के लिए। अगर आपको गणों की संख्या याद करनी है, इसके लिए सूत्र है या माता राज भान सगला। या माता राजभान सगला, ये सूत्र से आप गणों की संख्या को याद कर सकते हैं। जैसे गण की संख्या 8 है। पहला है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। यगड़ की बात की जाए तो इसमें इसका सूत्र है या माता और इसमें पहले लघु मात्रा उसके बाद 2 दीर्घ मात्राएं आई। जैसे कि
अगर जैसे ये या लिखा है तो इसके साथ कोई मात्रा है तो ये लघु मात्रा हो जाएगा। और माँ की बात की जाए तो इसमें एक डंडी खींची है तो ये दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो इस आधार पर हम लोग पहचानते हैं किसमें लघु मात्रा है और किसमें दीर्घ मात्रा है। इसका उदाहरण की बात की जाए तो बहाना। मगर की बात करें तो मगर में का सूत्र है मात्रा, और इसमें दो पहले लघु, पहले दीर्घ, फिर लघु और फिर दीर्घ मात्रा है। और इसका है उदाहरण आजादी। आप कुछ और भी इसका उदाहरण बना सकते हैं अपने मन से चाहे तो। तगड़ की बात करें तो ताराज, इसमें पहला दीर्घ, दूसरा दीर्घ और तीसरा लघु मात्रा है। और इसका उदाहरण है बाजार। रगड़ की बात करें तो रगड़ में राजबा, राजबा हो सकता है, राजमा हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हैं इसको। इसका पहला है दीर्घ, दूसरा है लघु और तीसरा दीर्घ मात्रा है। और इसका उदाहरण है निर्जा। जगड़ की बात करें तो जवान। और इसका चिन्ह की बात करें तो पहले लघु, फिर दीर्घ और फिर लघु। और इसका उदाहरण है महेश। और भगड़ की बात करें तो भानस। और इसका पहला दीर्घ चिन्ह है, दूसरा लघु और तीसरा लघु। और इसका उदाहरण है मानस। और नगड़ की बात करी जाए तो नसल, इसमें पहला लघु, दूसरा लघु और तीनों, इसमें तीनों लघु है। इसका उदाहरण है प्रखर। और सगड़ की बात की जाए तो सलगा, इसमें पहला लघु है, दूसरा लघु और तीसरा दीर्घ। और इसका उदाहरण है ममता। और अगर देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे आप चिन्हों को पहचानेंगे, कौन सा लघु और कौन सा। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया, ममता, ममता, इसमें माँ के साथ कोई मात्रा है तो ये लघु मात्रा हो जाएगी, और दूसरे वाले के साथ कोई मात्रा है लघु मात्रा, और ता के साथ एक डंडी है मतलब बड़ा की मात्रा, तो इसमें ये बड़ी मात्रा है। इसको गुरु या दीर्घ मात्रा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी मात्राएं लघु होती हैं और कौन कौन सी दीर्घ होती हैं, तो जैसे आपने छोटा, छोटी, छोटा हो, ये सब लिखा तो ये आपकी लघु मात्राएं हो जाएंगी। ये सब आपकी लघु मात्राएं। और अगर बड़ा, बड़ी और बड़ा हो, ये सब मात्राएं तो इनको दीर्घ मात्राएं या गुरु मात्राएं बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे संविधान। अगर संविधान हमने एक शब्द लिखा, संविधान लिखा, इसमें पहला तो लघु मात्रा है, दूसरा ये छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा लघु मात्रा में आती है, तो ये एक डंडी हो जाएगा। और अगर धा की बात की जाए तो इसके आगे एक डंडी है, मतलब ये बड़ा की मात्रा, तो इसमें दीर्घ मात्रा हो जाएगी। दीर्घ मात्रा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और ना की बात की जाए तो ये इसमें कोई मात्रा नहीं, तो ये सीधा एक डंडी है। अब आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको पहचानते हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर गति की बात की जाए तो गति का अर्थ होता है लय, मतलब कोई भी अगर एक छंद आपको लय के साथ आप उसको गाते हैं या पढ़ते हैं तो वो उसकी गति कहलाती है। और यति की बात की जाए तो अगर छंद में कोई रुकावट है तो उसको हम लोग यति बोलते हैं। गति का मतलब होता है कि छंद लय के अनुसार बढ़ता चला जा रहा है, और यति मतलब होता है रुकावट, मतलब रुकना छंद का। तुक की बात की जाए, छंद में प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता तुक कहलाती है। मतलब अगर प्रत्येक चरण के अंत में स्वर और व्यंजन समान हो तो उसको हम लोग तुक बोलते हैं, उसको हम लोग तुक बोलते हैं।
और चरण की बात की जाए, छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। छंद जो होता है कुछ पंक्तियों का समूह होता है, जिसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, कितनी पंक्तियां हो सकती हैं, तो उसको हम लोग चरण बोलते हैं। जैसे 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, आपने पढ़ा है अभी, तो वो चरण कहलाता है। अगर वर्ण की बात की जाए तो ध्वनि की मूल इकाई वर्ण कह जाती है। और मात्रा, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगर जैसे आपने लिखा छोटी मात्रा अगर आपने लगाई तो इसमें कम समय लगता है, और अगर आपने बड़ी मात्रा लगाई तो इसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल अनार की बात की जाए, अनार की बात की जाए तो अनार। अगर आम की बात की जाए आम, मतलब इसमें आपको आ के साथ बोलने में आपको ज्यादा समय लगेगा, आ को बोलने में आपको ज्यादा समय लगेगा। और यहाँ अनार की बात की जाए तो आ, फिर ना में आपको समय लगा, और फिर अगर पूछा जाए लघु मात्रा में कम समय लगता है और दीर्घ मात्रा में आपको अधिक समय लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल बताऊंगा, समात्रिक विसमात्रिक क्या होते हैं, और इसके अन्य एग्जांपल, इसके उदाहरण बताएंगे। तब तक के लिए